नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग ईपीएफओ 2023 को टारगेट करते हुए यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और टेस्ट में यदि हम लोग बात करें तो टोटल जो है आपको 8 टेस्ट कवर कर चुके हैं। ये टेस्ट हम लोग सारा धीआईए से जो है कवर किए थे। उसके अलावा हम यहाँ पे चूंकि रियल टाइम क्वेश्चन भी देखना जरूरी है एग्जाम में जाने से पहले, तो हम लोग पीवाईक्यू देख रहे थे। पीवाईक्यू में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ है, यानी जो 2021 में पेपर हुआ था, एक्चुअली 2020 का पेपर था, तो ये हम लोग पूरा पेपर जो है कंप्लीट देख चुके हैं। अभी हम लोग जो है सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। और इस क्रम में यहाँ पे जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज तक कंप्यूटर एप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा कुछ आपको अपलोड कर दिया गया है। और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज दूसरा सेक्शन हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी। और इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, आज तक जो है कुछ प्रश्न बने हैं, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। और ऐसे करके जितने भी सेक्शन है जिन पे मुख्य जो है बेसिकली नज़र नहीं जाती है किन्हीं का, वो हम लोग सेक्शन यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो भी सेक्शन है आपका लेबर लॉज है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, यानी यहीं पर हम लोग अभी क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सेक्शन वाइज जो है एमसीक्यू देख रहे हैं। और वो भी देख रहे हैं आज तक जितने एमसीक्यू आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार यदि आप देख लेंगे तो रियल क्वेश्चन जो इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। जो लोग भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, इस चैनल पे ईपीएफओ 2000 ईपीएफओ 2023 होगा। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा हम एमसीक्यू वगैरह भी किए हैं, जैसे लेबर लॉज वगैरह से एमसीक्यू किया गया है, जनरली जिन टॉपिक पर ध्यान नहीं जाता है। बाकी टेस्ट सीरीज तो हम लोग देख ही रहे हैं। बाकी देखिए, अगर आपको जो है पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप सारे लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ जो है आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में मिलता है। ठीक है, तो डिटेल डिस्कशन के साथ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होता है। ठीक है, तो वो जाके आप डाउनलोड करके चाहे तो एक बार और अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो रिवीजन करने का एक और तरीका है कि जो भी टेस्ट है आप जैसे एक बार देख लेते हैं, तो दूसरी बार क्या करें, इसे 1.5 का स्पीड कर लें, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है। और वहां से जाके एक बार और इस टेस्ट का रिवीजन कर सकते हैं, जिसको सारे तथ्य, और ऐसे अगर आप कर लेते हैं तो सारे तथ्य आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज देखते हैं सोशल सिक्योरिटी। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, इसको हम लोग देख रहे हैं। बाकी आप लोग अपना फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसा मैं बताया हूँ कि रिवीजन के लिए, तो मैं रिवीजन आपको जो है प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज हम लोग सोशल सिक्योरिटी से कैसे कैसे जो है प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, ये जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, ये हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में है। वजह ये है, हम यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका वाईसीटी है, यानी यूथ जो है कंपटीशन टाइम, अगर किन्हीं के पास होगा तो देख सकते हैं। ठीक है, तो वाईसीटी से हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, जूम में शायद कहीं नहीं दिखेगा। तो सोशल सिक्योरिटी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, यानी सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक सुरक्षा जो है किस स्थिति में किसी को दिया जाता है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं 1-2 मिनट। ठीक है, फिर हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सामाजिक सुरक्षा बेसिकली यहाँ पे किसके लिए बात की गई है। ठीक है, सुरक्षा देने की बात। ठीक है, किसके द्वारा, समाज के द्वारा। यानी समाज जो है यदि किसी व्यक्ति को सुरक्षा देता है, वही क्या होता है, आपका सामाजिक सुरक्षा होता है। ठीक है, एक आपको लॉर्ड जो है बेवरिज हैं, और एक बहुत अच्छा डिफाइन किया है सामाजिक सुरक्षा आखिर आपको है क्या। तो उनके द्वारा बताया गया कि 6 प्रकार की स्थितियों में जो है आपको सामाजिक सुरक्षा जो है व्यक्तियों को मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी आ जाती है जब आप काम करने योग्य नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, किसी भी ए नाम की कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अब ऐसा कंडीशन बन जाए कि आप बीमार हो जाएं। ठीक है, कोई मान लीजिए लेडी है, मातृत्व में वो प्रवेश करती हैं, दुर्घटना कोई हो जाए किसी का। ठीक है, बेरोजगार हो जाए कुछ समय के लिए, वृद्धावस्था आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो है उस समय अपना वो जीवन का जो है भरण पोषण कैसे कर पाएगा। और इसी के लिए सरकार जो है आपको सुरक्षा देने का काम करती है, साथ साथ कुछ जो है आपको कंपनियां भी सुरक्षा देने का काम करती है। इन सब कंडीशनों में जो है सुरक्षा दिया जाता है। ठीक है, और सुरक्षा देने का उद्देश्य बेसिकली यही होता है कि कोई व्यक्ति है मान लीजिए बीमार है, तब तो कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। वैसे उस कंडीशन में क्या होगा, उसके आमदनी को बनाए रखना, ताकि जो है अपना जीवन का भरण पोषण कर सके, वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को जो है पूर्ति कर सके। ठीक है, सामान्य जो है जीवन जीने में उसको मदद मिल सके। ठीक है,
कोई उत्पन्न अगर उसके जीवन में समस्या है उसे क्या कर सके, वो निपट सके। ये सब टारगेट होता है आपको सामाजिक सुरक्षा देने का। ठीक है। अब सामाजिक सुरक्षा जो है आप देखेंगे तो कानूनी तौर पे भी दिया जाता है और ऐसे अकानूनी तौर पे भी दिया जाता है। ठीक है। तो कानूनी तौर पे जैसे आप देखे होंगे कि सोशल इंश्योरेंस आपको कुछ मिलता है। ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो है कुछ कानून बना देती है और आप सभी को पता है कि व्यक्ति जो है कुछ पे करता है, उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट जो है पे करना होता है। और जब उसको जरूरत होता है तब क्या होता है, सरकार उसको क्या करती है, उन परिस्थितियों में जो है ये जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। जैसे आपको एग्जाम्पल हो गया सोशल इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस वगैरह कराते होंगे तो आपको पता है कुछ उसके बदले आपको पे करना होता है। ठीक है। अब जब आपको जरूरत होगा तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो ऐसे में आपको उस बुरे परिस्थितियों में पैसे जो है काम आते हैं। ठीक है। क्लियर होगा। चलिए, तो इसी का एग्जाम्पल वगैरह है जैसे ईएसआईसी जो एक्ट है, ठीक है, 1948, ये इसी का एक एग्जाम्पल है सामाजिक सुरक्षा का ही। ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा चीज समझने का प्रयास किए हैं। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है। एक बेसिक आपका परिचय हो गया। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा का मापदंड नहीं है। देखिए, मजदूर संघ सुरक्षा का मापदंड कौन सा नहीं है, इसमें पूछा गया है। पहला है क्लोज सेफ सिस्टम, यानी संघ पाबंद प्रतिष्ठान प्रणाली। एजेंसी शॉप सिस्टम, हित शुल्क प्रतिष्ठान प्रणाली। ओपन जो है आपका सोप सिस्टम, और यूनियन आपका सोप सिस्टम। ये सब चीजें हैं। तो इसमें ध्यान देंगे तो पूछा है मजदूर संघ का जो है इसमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ओपन शॉप सिस्टम, संघ मुक्ति प्रतिष्ठान प्रणाली। ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। ये आपका ईपीएफओ 2017 का ये प्रश्न पूछा गया है। बाकी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कुछ दिया गया है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, ओपन शॉप सिस्टम जो होता है यानी संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली, ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रतिष्ठान के कर्मचारी को किसी मजदूर संघ की सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं होता है। इस वजह से जो है आपको देखेंगे तो मजदूर संघ के सामाजिक सुरक्षा से ये बाहर रहता है। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटरी मशीनरी फंक्शनल एट द सेंट्रल लेवल। केंद्रीय स्तर पे कार्य करने वाला जो है संविधिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, केंद्रीय स्तर पे, चलिए जूम इन करते हैं इसको थोड़ा। अब ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये भी आपको ईपीएफओ 2017 का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। पूछा गया है कि केंद्रीय स्तर पे कार्य करने वाली संवैधानिक तंत्र। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसका। ठीक है। देखिए, जैसे पहला लिखा है यहाँ पे, सेंट्रल जो है इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन जो है कमेटी, यानी केंद्रीय जो है क्रियान्वयन और मूल्यांकन समिति। दूसरा है सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, यानी केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड। तीसरा है अस्थायी श्रमिक समिति, यानी स्टैंडिंग लेबर कमेटी। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो बिल्कुल यही हो जाएगा ऑप्शन। केंद्रीय स्तर पर देखें तो संविधानिक तंत्र जो है सोशल सिक्योरिटी के लिए कौन सा है, यही है। ठीक है। स्टेटरी मशीनरी फंक्शन जो है सेंट्रल लेवल पे, यही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्योंकि वर्ड यूज कर दिया था यहाँ पे संविधिक तंत्र। ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। देखिए, ईएसआईसी जो है केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला एक क्या है, संवैधानिक तंत्र है, संविधिक तंत्र है। इसकी स्थापना 1948 में एक अधिनियम द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे गए हैं सोशल सिक्योरिटी में, लेकिन आपसे 2-3 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हो सकता है देखने को मिले। देखिए, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर। श्रमिकों की जो है नागरिक जो है संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होती है। श्रमिकों की नागरिक संकल्पना। अच्छा, आप लोग इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर देंगे, जो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं उनमें जरूर आप शेयर कर देंगे। श्रमिकों की जो है नागरिक संकल्पना की बात हो रही है, किसके द्वारा वर्णित जो है होती है। देखिए, तो यहाँ पे पहला है ऑप्शन कि नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को मुख्यतः परिचालन संगठनों के रूप में समझा जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए क्या दिया है आपका, लेबर इज अफेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेबर हैज द राइट टू कंसल्टेंट इन द रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। श्रमिकों का यह अधिकार है कि जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है
उसके संबंध में उससे परामर्श किया जाए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा ही गया था आपका नागरिक संकल्पना। नागरिक संकल्पना आपको यही होता है। ठीक है, श्रमिक जो भी काम करते हैं उनको अधिकार होता है जिन भी निबंधन और शर्तन के अंतर्गत जो है कोई शर्त होता है कहीं भी काम करने का, आपको इतना देर काम करना है, ऐसे काम करना है, तो जो भी काम करना है उसके संबंध में परामर्श किया जाए। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए, खैर यहाँ पे दिया हुआ भी है। देखिए कि जब श्रमिकों को यह अधिकार हो कि जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उन्हें कम करना है, उन्हें कम करना नहीं है, काम करना है, उनके जो है संबंध में उससे परामर्श किया जाए कि श्रमिकों की नागरिक संकल्पना होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाले बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे ध्यान अगर देंगे तो अपंगों और अनियोजकों की सहायता, रिलीफ ऑफ डिजेबल एंड अनएम्प्लॉयबल, ये तो सही हो जाएगा। खाद्यान्नों और श्रमिकों और सुरक्षा के विवरण, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूछा था कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची में आने वाला बिंदु है यही आपको बताना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि राज्य सूची में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, तो इसमें रिलीफ ऑफ जो भी डिजेबल है और अनएम्प्लॉयबल है, अपंगों और अनियोजकों की सहायता करना है। ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अभी यूपीएफओ 2017 का प्रश्न है। अपंगों और अनियोजकों की सहायता प्रदान करना भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के मूल रूप से जो है 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में तो खैर ये कम हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। चलिए, ऑप्शन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा ऑप्शन। ये भी 2017 का ही प्रश्न है। देखिए यहाँ पूछा गया है, यह पूर्व अवधारणा की मनुष्य स्वार्थी और, चलिए जूम ही कर लेते हैं, क्लियर दिख नहीं रहा होगा। यह पूर्व अवधारणा की मनुष्य स्वार्थी और स्व केंद्रित है, और यह तक यहाँ तक कि वह दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है। श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करती है? देखिए, एजम्पशन दैट मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राइज टू अचीव हिज ओन ends इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर, एक्सप्लेन विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। ये ग्लोबल लेबर जो वेलफेयर है श्रमिक कल्याण के लिए किस सिद्धांत का ये व्याख्या करता है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए, ये जो है आपका पुलिस सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, श्रमिक कल्याण से संबंधित पुलिस सिद्धांत इस पूर्व अवधारणा पर आधारित है कि सभी मनुष्य क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, इसलिए श्रमिक कल्याण की दिशा में बढ़ने के लिए नियोजकों के जो है बाध्य किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए काफी बड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। एट ए टाइम मैं हिंदी आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग अंग्रेजी वाला देख लेंगे। ठीक है, क्लियर आपको दिखना चाहिए। ये है आपका प्रश्न। तो देखिए, समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, और प्रत्येक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वह हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला यह कथन निम्नलिखित में से किसमें जो है अभिव्यक्त किया जाता है? देखिए, समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है, कोई भी सदस्य रह रहा है, तो उसको सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, बिल्कुल बात ये सही है। और ऐसे में जो है आपको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार भी उसको जो है प्राप्ति का अधिकार है। और ये पूछ रहा है कि ये कथन जो है किसमें अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा। तो मानव अधिकार कहीं क्या है, सार्वभौमिक घोषणा है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स ऐसा बात करता है, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए बाकी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा के महत्व पर बल देने वाले उपरोक्त कथन मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अभिव्यक्ति किया गया। यह घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन है? सामाजिक सुरक्षा देने के कौन कौन से साधन है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे इनकम टैक्स तो नहीं है, एम्प्लॉय जो है प्रोविडेंट फंड,
ठीक है, ईपीएफ है, बिल्कुल है ये। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो देखिए सामाजिक सुरक्षा का साधन देखेंगे तो कर्मचारी भविष्य निधि हो जाएगा आपका। ठीक है, एलआईसी हो जाएगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला जो है ऑप्शन नंबर, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा होल्ड हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये दो तो हो जाएगा, एलआईसी भी हो जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम भी हो जाएगा। जनरल जो है सेल टैक्स ये सामाजिक सुरक्षा में नहीं आएगा, और पोस्टल प्रोविडेंट फंड ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है 2 और 4 और 5 आ जाएगा। ठीक है, एलआईसी हो जाए, एलआईसी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ सामाजिक सुरक्षा देने के बाद किया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिए 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 ऑप्शन सी में है। ये ईपीएफओ 2013 का प्रश्न है। बाकी चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि, सामान्य बिक्री कर, एलआईसी, राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये सब आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया अटल पेंशन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है आपको, और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो पूरा ऑप्शन तो आपको दिख ही नहीं पा रहा होगा अभी। देखिए, स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसका हम लोग ऑप्शन करने का प्रयास करते हैं। तो अटल पेंशन योजना के बारे में आपको बताना है। पहला देखिए क्या है, लाभार्थी जो है 18 से 40 के वर्ग आयु में होना चाहिए। जो बेनिफिशियरी है उसका एज जो है 18 से 40 में लाई करना चाहिए अटल पेंशन योजना के लिए। ये बात क्या है, बिल्कुल ही क्या है, सही है। लाभार्थी को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत ही उसको पेंशन मिलेगा। तो ये भी कंडीशन क्या है, सही है। जो भी बेनिफिशियरी है 60 साल उसका जैसे पूरा हो जाएगा उसके बाद ही उसको क्या मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा। तीसरा देखिए, किसी लाभार्थी के मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके पति उसके पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। तीनों कंडीशन सही है। अगला देखते हैं, लाभार्थी को किसी नामिता की अनुज्ञा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि नामिता का अनुज्ञा नहीं है, इसमें अब नामिता रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे चाहे तो इसमें जो है नामिता जो है नहीं भी जो है रखा जा सकता है। ठीक है, नामिता नो नेमनी ऑफ बेनिफिशियरी इज परमिटेड नहीं है, इसमें नोमनी तो डालना ही होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे देख ले, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन सी में है। ठीक है, देखिए ये ईपीएफओ 2015 का प्रश्न था। बजट जो है 2015-16 में ये बात आपको कही गई थी कि गरीब और शोषित वर्ग के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्रों में जो है सार्वभौमिक सुरक्षा योजना सहित अटल पेंशन योजना शुरू किया गया। देखिए क्या होता है, एक्चुअली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको तो जो है पेंशन वगैरह या बहुत सारी जो है चीज़ें मिलती है उनको, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो गरीब वर्ग है, ठीक है, जो शोषित वर्ग है, उनको बीमा और पेंशन की व्यवस्था इस माध्यम से किया गया है अटल पेंशन योजना। ये 18 से 40 वर्ष के लोग होंगे। 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, 4,000 प्रति माह, ठीक है, 60 वर्ष के आयु पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जो उनको अंशदान पे आधारित होगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, इसमें सैलरी मेरे को अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 15,000 है या कुछ लिमिटेशन है कि उतना तक जिसका सैलरी है वही इसमें जो है शामिल हो सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो वैसे में उसका कुछ अंशदान रखा जाएगा, यानी कुछ पैसा उससे जो है उसके सैलरी से काटा जाएगा, जो भी एम्प्लॉई है। और जैसे ही उसका 60 वर्ष पूरा होगा तो उसके बाद उसको जो है पेंशन के तौर पे उसको दिया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे बस बताना है उसके बारे में। यहाँ पे देखते हैं, कथन पहला है आपको कि यह जो है 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वयस्कों पे जो है लागू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या लिखा था, 18 वर्ष के जो है व्यक्ति पे, सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। देख लेते हैं पहले, यह 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों पर लागू होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 18 से जो है 50 साल के व्यक्ति को रखा गया है, ऐसा नहीं कि इसमें जो है कोई 60 साल का होगा तो उस पर भी लागू होगा। ये जीवन ज्योति बीमा योजना, तो 18 वर्ष से अधिक चूंकि वर्ड यूज किया है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, 18 से 50 साल का, तो पहला तो सही नहीं माना जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपको, स्वतः जो है नामो सुविधा यानी ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाता में प्रीमियम काट लिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है।
तीसरा देखिए, जीवन बीमा का मूल्य खाता धारक के द्वारा विनिश्चित किया जाता है, उसे उसके अनुसार वार्षिक प्रीमियम देना होता है। तो ये तो आपको स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला स्टेटमेंट है, जो अभिदाता है इनके मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दी जाती है, तो सही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कौन सा सही था, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 देख लेते हैं, 2 और 4 ऑप्शन सी में है। ठीक है, ईपीएफओ 2015 का प्रश्न है, देख सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी है। ये जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, प्रीमियम है इसका 330 रुपये प्रति वर्ष। 18 से 50 साल के व्यक्ति इस योजना में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। स्वतः नामते सहमति के बाद खाता धारक के खाते में प्रीमियम की राशि काट ली जाती है। ठीक है, आपको 330 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। और मान लीजिए किसी कारणवश जो है, जो भी देता है, जो भी पैसा जमा कर रहा है, उसका मृत्यु हो जाने के बाद जीवन बीमा की राशि जो 2 लाख है उसके परिवार को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 330 रुपये का प्रीमियम पे करना है और मृत्यु होने पे 2 लाख रुपया जो है मिलेगा। ये वार्षिक है, ठीक है, मंथली नहीं है। चलिए, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे है, मैच द फ्लोइंग है, और यहाँ पे एक बोर्ड और कमेटी का नाम है और ये चेयरपर्सन है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें आपको सही होगा। ठीक है, देखिए, तो पहला इसमें है फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर 1969। ये जो कमेटी थी, इसके चेयरपर्सन कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, चेयरपर्सन यानी आपसे अध्यक्ष के बारे में, और इधर बोर्ड और समिति है। ठीक है, ये बोर्ड या समिति बोल सकते हैं, और ये कौन सा हो गए, आपके अध्यक्ष हो गए। यहाँ पहले क्या पूछा गया है, फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर लेबर 1969। तो इसके लिए जो है आपको ये गजेंद्र जो है गडकर, ए का जो है 3 हो जाएगा। दूसरा है आपको वेज जो है बोर्ड ऑफ वर्किंग जो है जर्नलिस्ट 2000 जो है 9 हो गया, 2009। इससे रिलेटेड जो थे आपको, ये थे जीआर जो है मजीठिया, जीआर मजीठिया थे, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। सेकेंड नेशनल जो है कमीशन ऑन लेबर जो है 2002, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर के लिए 2002 में आया था। इससे रिलेटेड कौन थे आपको, ये थे आपको रविंद्र वर्मा। और लास्ट बचा इंडेक्स जो है रिव्यू कमेटी 2009, इससे बच जाएंगे जीके जो है चड्ढा। ठीक है, तो ये 3 4 2 1 हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही प्रश्न था आपका। ठीक है, ये हिंदी में प्रश्न हुआ आपका, बोर्ड या समिति और अध्यक्ष हो गए एक तरफ। ठीक है, तो पहला आपका श्रम पे प्रथम राष्ट्रीय आयोग जीआर मजीठिया हो गए थे। ठीक है, ये जीआर मजीठिया नहीं, सही पीवी जो है गजेंद्र गडकर थे। ठीक है, और कामकाजी पत्रकारों के लिए जो है मजूरी जो है बोर्ड 2009, इसके लिए ये जीआर मजीठिया थे। श्रम पे द्वितीय राष्ट्रीय आयोग 2002, ठीक है, रविंद्र वर्मा। और लास्ट जो है सूचकांक जो है पुनरीक्षण समिति 2009, जीके चड्ढा। ठीक है, चलिए, ये 2012 का प्रश्न था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। आप देख सकते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे जो है इसे पूछे जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, औद्योगिक नीति के बारे में आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। देखिए हिंदी में क्वेश्चन आपका नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरणीय मामले से संबंधित केवल 5 उद्योग को ही औद्योगिक अणु जो है ज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, 1991 के बारे में सही हो गया। देखिए 1991 में औद्योगिक नीति नया लाया गया था, और इसमें सुरक्षा, सामरिक, पर्यावरणीय मामला संबंधित कुछ मामला को छोड़ के, 5 उद्योग को छोड़ के औद्योगिक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं थी। यानी आपको लाइसेंस की जरूरत जो है समाप्त कर दिया गया कुछ सेक्टर को छोड़ के। देखिए 5 इंडस्ट्री रिलेटेड टू, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एंड इन्वायरमेंटल जो है कंसर्न रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंस, तो इनको छोड़ के, ठीक है, और क्या किया गया, रियायत दिया गया। और ऐसे भारत में जो है देखेंगे तो 1991 के बाद देखेंगे तो ग्राफ ही पूरा भारत का जो है आपको इकोनॉमी का ऊपर उठ गया है। वजह ये रहा कि लाइसेंस आसानी से जो है दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह से हुआ, और औद्योगिक जो है एक तरह से समझिए कि औद्योगिकरण का जो है एक तरह से उदय हुआ वहाँ पे। उससे पहले काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी लाइसेंस वगैरह लेने में। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट जो है किसी चीज़ को छूट देती है, ठीक है, रियायत देती है, सपोर्ट करती है, तो वैसे में जो है उसका बढ़ना तय है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1991 में औद्योगिक नीति के अनुसार सुरक्षा हो गया पहला मैटर, सामरिक और पर्यावरणीय मामला से संबंधित केवल 5 उद्योग को जो है ही औद्योगिक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए समाप्त हो गया आपका, इसमें जो है इतना ही प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, बाकी हम लोग कंप्यूटर का प्रश्न जो है ऑलरेडी कर लिए हैं, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट सेक्शन लेके अगले दिन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई आपका फीडबैक वगैरह कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।